हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? मैं मानसी शर्मा आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपने सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है तो एक बार पीछे जाके आप रिवाइज में क्लासें देखें, हो सके आपको कुछ हेल्पफुल मिले। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं और क्या क्या ऑर्गन के अलग अलग कार्य है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था, ठीक है, पर अभी के क्या है कि जो एग्जाम होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 5 से 10 क्वेश्चन लगभग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि भाई आपको समझ नहीं आने वाला, पता नहीं ये कैसे सिस्टम है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोड वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप अगर पूरी क्लास देखोगे एंड तक तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी आप मेरे साथ बनाए रखें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है साइंस की क्लास से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जो महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर क्या चीजें हैं। फर्स्ट अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो महिला प्रजनन एक जटिल संरचना है। क्या है? एक महिला प्रजनन एक जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है। कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनमें कई प्रजनन अंग शामिल है। कौन से प्रजनन अंग शामिल है? जैसे क्या है, महिला जनन जो जनन करने वाली एज होती है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर जो अंग काम आएंगे वो जनन अंग कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस अंगों का मुख्य कार्य अंडों का उत्पादन करना, निषेचन करना और भ्रूण का विकास करना है। पहला क्या बोला इसने कि इस सिस्टम का कार्य क्या है, इसके अंगों का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्य है क्या? अंडों का उत्पादन करना, यानी कि जो ओवम है, जो एग है, ठीक है, उन सभी का क्या करना? उत्पादन, यानी कि उनको बनाना। उनका क्या करना? बनाना, फॉर्मेशन करना। सेकंड बात करूं तो निषेचन। पहली बात आप समझो निषेचन क्या है। निषेचन अगर बात करें तो जैसे ये फीमेल के अंदर ओवम है। क्या है? ओवम है। ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, इन दोनों का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो संतति मिलेगी वो होगी कौन सी? जाइगोट। ठीक है, कौन सी संतति होगी? जाइगोट। क्या है? ओवम है। फीमेल के अंदर ओवम होता है, यानी कि अंडाशय के अंदर अंडाणु मिलेंगे। ठीक है, जिसको अंडा जैसे कि एक बोला है। और मेल के अंदर जो है जननांग के अंदर क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, जिसको भी मेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों के फ्यूजन से, उन दोनों के कोलाब से, यानी उन दोनों के जो सहयुग्मन से क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा, नई संतति बनेगी। और उस प्रोसेस को, यानी उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या निषेचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करो भ्रूण यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? जैसे फीमेल है, प्रेग्नेंट कब होती है? 9th मंथ तक उनका क्या लगती है? प्रेगनेंसी रहती है। ठीक है, 9th मंथ बोले तो 37 वीक से 40 वीक, 37 वीक से 40 वीक तक की क्या रहती है? प्रेगनेंसी रहती है। तो जब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? पहले तो आप जाइगोट समझो। जाइगोट क्या है? 2 से लेके, सॉरी, 0 से लेके 2 वीक, यानी कि जब प्रेगनेंसी हुई है उससे लेके 2 सप्ताह तक का जो भ्रूण होता है उसको बोलते हैं क्या? जाइगोट। ठीक है, जो 2 से लेके, जब प्रेगनेंसी हुई है उससे लेके 2 सप्ताह तक जो होगी उसको बोलेंगे क्या? जाइगोट। और उसके बाद 2 से लेके 8 सप्ताह या वीक तक होंगे उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण। जो 2 से लेके 8 सप्ताह का होता है उसको बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो या भ्रूण। नेक्स्ट अगर बात करूं महिला प्रजनन प्रणाली के अंग कौन कौन से? जैसे बाह्य जननांग, बाह्य जननांग यानी एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल जननांग यानी कि आंतरिक अंग, और सहायक यानी एसेसरी जो ऑर्गन है अलग अलग है। फर्स्ट बात करूं बाह्य जननांग कौन कौन से? मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरोसिस और वेस्टिबुल। ये सब क्या है? बाहरी जननांग है। ठीक है, जो एक्सटर्नल में पाए जाते हैं, यानी कि जो विजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं कौन से? अंतर जननांग यानी कि आंतरिक जननांग कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल योनि यानी कि वेजाइना, सेकंड सर्विक्स, यूट्रस
और फेलोपियन ट्यूब, उसके साथ ओवेरी, ये सब क्या है, अंतःजननांग, जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे अपन सोनोग्राफी करवाते हैं उससे, या लेप्रोसी के अंदर उसके द्वारा इन अंगों को देखा जा सकता है। एक्सेसरी यानी कि सहायक अंग, यानी इनके साथ जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, किसको, जनन अंगों को जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, वो अंग कौन से हैं, स्तन ग्रंथियां, यानी कि मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। हमने मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट हमने पढ़ा था कब, जब अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी। अंतःस्रावी ग्रंथियां के अंदर हमने देखा था कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क बन रहा है, दूधिया ग्रंथि थी, तो उसके अंदर जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय वो क्या है, दूधिया ग्रंथि बनती है, और उससे ग्रंथियों से क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। ठीक है, ये सब हमने किस में पढ़ा था, एक्सेसरी ऑर्गन किस में पढ़े थे, अंतःस्रावी ग्रंथियां में। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के बारे में। फर्स्ट अगर देखें तो पहले कि इंटरनल ऑर्गन कैसे दिखते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन कैसे दिखते हैं। फर्स्ट आपको इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से, ये मॉन्स प्यूबिक होता है, ऊपर वाला एरिया जो फैटी एरिया है, यानी कि जहां फेट पाया जाता है, ये कौन सा है, मॉन्स प्यूबिक है। उसके बाद क्या है, क्लाइटोरोसिस। क्लाइटोरोसिस एक संवेदनशील अंग है फीमेल के अंदर, जो मसल्स का बना हुआ होता है और उसके अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसके अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेरिनियम और क्या है, एनस प्रेजेंट है। सेकंड अगर बात करें इंटरनल ऑर्गन की, तो ये है कौन सी, वेजाइना है, जो आपको कैसी दिख रही है, सिलेंड्रिकल यानी कि सीधी जो श्रृंखला दिख रही है, ये हो गई अपनी वेजाइना। उसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है वो है सर्विक्स, और ये वाला पार्ट है गर्भाशय का यानी कि यूट्रस का, और ये जो पतली नलीनुमा संरचना दिख रही है, ये कौन सी, फेलोपियन ट्यूब, और ये आपको जो अंडाकार दिख रही है, ये क्या है, ओवेरी है। क्या है, ओवेरी है। कैसी, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है हमारी ओवेरी। अगर फीमेल को तिरछाई में अगर खड़ा करें, लेटरल पोजीशन में खड़ा करें, तो कुछ इस तरीके के अंग दिखेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यूट्रस, ये यूट्रस है। इसके बाद ये पीछे अपने इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये अपना यूरिनरी ब्लेडर है, यहाँ से वेजाइना है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग यहाँ आ गई, और यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग आ गई। और ये हमारी ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर हमने आपको बता रखा था कि इसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स मिलके क्या बनेंगे, एक लोब बनाते हैं। 18 से 20 क्या है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लोब्यूल बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, एल्वुलाई होती है, जो कि क्या करती है, दूध को संग्रहण करती है। जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन हुआ है तो वो एल्वुलाई में आके रुकेगा, जैसे ही बच्चा सक करेगा तो वो मिल्क क्या निकलेगा, उससे एल्वुलाई से निकल के निपल में आएगा, और निपल से बेबी के माउथ में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे बाह्य जननांग, मॉन्स प्यूबिक। क्या होता है मॉन्स प्यूबिक, देखिए पहले आप ये समझते हैं, जैसे कि ये फीमेल है और जो इसके बाह्य जननांग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और उससे पहले जो ये ऊपर वाला एरिया है, फैटी एरिया होता है। फैटी यानी कि बहुत सारा फैट यानी वर्षा प्रेजेंट है, और इसके ऊपर जो हेयर ग्रोथ होती है लेबिया माइनोरा पे, सॉरी लेबिया मेजोरा पे और मॉन्स प्यूबिक पे, ये जो एरिया है ये वाला जिसके ऊपर हेयर निकले हुए होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक। ठीक है, क्या है मॉन्स प्यूबिक। और बात करूं मॉन्स प्यूबिक की, तो मॉन्स प्यूबिक एक गोल वसा युक्त उभार है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर स्थित होता है। जो सिम्फाइसिस प्यूबिक क्या है, एक हमारी हड्डी है, किसकी, पेल्विक की, जो यहाँ अपनी श्रोणी मेखला का क्या करेगी, श्रोणी मेखला को बनाने में मदद करती है। उसके ऊपर का क्या है, वसा युक्त उभार है। वसा युक्त उभार यानी कि वसा से यानी कि फेट से बना हुआ उभार निकला हुआ है, वो क्या है, अपना मॉन्स प्यूबिक है। यह बाहरी महिला जननांग के सबसे ऊपरी और सामने के हिस्से को चिन्हित करता है। सबसे ऊपरी और सामने के जो हिस्सा होता है किसका, बाह्य जननांग के, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, उसको क्या करेगा, ये चिन्हित करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं लेबिया मेजोरा, क्या होता है लेबिया मेजोरा, जो आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कौन सी, लिप लाइक यानी वो होठों की जैसी स्ट्रक्चर है, ये जो बाहरी जो आवरण दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है लेबिया मेजोरा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर ये देखें तो ये जो बाहरी आवरण है ये कौन सा है, लेबिया मेजोरा वाला, और इसके अंदर वाला जो आवरण है पिंक किस कलर का, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा की बात करें, ये दो बड़ी मुड़ी हुई संरचना है। क्या है, ये मुड़ी हुई संरचना है। ठीक है, इसमें त्वचा रेशेदार उत्तक और वसा होती है।
ये किस किस से बनी हुई है? त्वचा, रेशेदार ऊतक और वसा की बनी हुई होती है। ये बाहरी हिस्सा है और इसकी संरचना होठों की तरह होती है। होठ की तरह यानी कि ये मुड़ाव बने हुए हैं, ठीक है। सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट यानी कि एकदम स्पंजी जो टिश्यू है उससे मिलके बना हुआ होता है, और इसके ऊपरी जो सतह पे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, यानी कि रोम पाए जाते हैं। और इसके जो अंदर वाला सरफेस होता है लेबिया मेजोरा कहलाता है, ठीक, सॉरी, लेबिया मेजोरा बाहर वाला है और लेबिया माइनोरा, माइनोरा का मतलब होता है छोटा और मेजोरा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जो बाहर वाली सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस से क्या है? बड़ी है, यानी कि बाहर वाली जो सतह है वो अंदर वाली सतह से क्या है? बड़ी है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे गया? लेबिया मेजर। नेक्स्ट अगर बात करूं लेबिया माइनोरा की, क्या होती है लेबिया माइनोरा? ये क्या है? यह लेबिया मेजोरा से नीचे की दो मुड़ी हुई त्वचा की संरचना है, ये गुलाबी से लाल भूरे रंग की होती है। कहाँ थी ये संरचना? ये देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है पिंकिश वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पिंकिश कलर का ये एरिया, ये कौन सा है? लेबिया माइनोरा है, ठीक है। ये लाल भूरे, लाल से लेके गुलाबी कलर से लेके लाल और भूरे रंग तक भी हो सकती है, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा के अंदर होती है, मुड़ी हुई श्रृंखला है। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क इतना है कि जो बाहर वाली सरफेस है थोड़ी अंदर वाली सरफेस से बड़ी है, जो पूरे कवर करके रखती है किसको? एक्सटर्नल ऑर्गन को। एक्सटर्नल ऑर्गन को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर होगी, जो संरचना होगी, वो होगी लेबिया मेजोरा, यानी मेजोरा यानी कि बड़ा, और लेबिया माइनोरा है वो अंदर वाली स्ट्रक्चर को थोड़ा स्पेस देती है, कवर करके रखती है, वो होगी लेबिया माइनोरा, माइनोरा यानी कि छोटा। नेक्स्ट अगर बात करूं क्लाइटोरोसिस, क्लाइटोरोसिस क्या है? यह एक अत्यधिक संवेदनशील और उत्तेजित होने वाला अंग है। क्या है? अत्यधिक संवेदनशील है। मैंने आपको बात बोली तो इसके अंदर क्या होता है? नर्व सप्लाई, यानी तंत्रिकाएं ज्यादा पाने की वजह से, मतलब होने की वजह से इसमें क्या होता है? ये संवेदनशील होता है। तंत्रिका जहाँ प्रेजेंट होती है वहां पे अपन को हर चीज, जैसे दर्द हो गया या हाथ लगाना, छूना, ये सब चीजें क्या होती है? अपन को महसूस होती है। तंत्रिका हमारे काम क्या करती है? सेंस का काम करती है, संवेदना ले जाने का काम करती है, संवेदना लाने का काम करती है। ये हमारी तंत्रिकाओं का काम होता है। मैंने आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ा रखा है कि संवेदी तंत्रिका, मोटार तंत्रिका, ये सारे काम करती है। तंत्रिका हमारे शरीर में क्या काम करती है? एक तो क्या करेगी? संवेदना लेके जाएगी, कुछ भी फील होगा उसके बारे में, महसूस होगा उसके बारे में हमको आभास करवाएगी। और दर्द वगैरह जो फील होता है वो किससे होता है? तंत्रिकाओं से। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है। ये एक छोटी संरचना है जिसमें संवेदी तंत्रिकाएं होती है। कौन सी तंत्रिका होगी? संवेदी, सेंसरी जो नर्व है वो इसमें पाई जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है? ज्यादा उत्तेजित है, ज्यादा क्या? संवेदनशील है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या होता है? वेस्टिबुल एक तरीके का क्या है? आवरण है। इसके अंदर ही क्या पाए जाते हैं? सारे ओपनिंग पाई जाती है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ऑर्गन की, तो एक्सटर्नल ऑर्गन को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? वल्वा। कौन से नाम से जाना जाता है? वल्वा। ये किसका नाम है? एक्सटर्नल ऑर्गन को एक्सटर्नल ऑर्गन का दूसरा नाम है वल्वा। नेक्स्ट बात करें, ये लेबिया माइनोरा के अंदर का क्षेत्र है। क्या है? लेबिया माइनोरा के अंदर का क्षेत्र है, जो योनि और मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा, योनि यानी कि वेजाइना, यूरिथ्रा और वेस्टिबुल ग्रंथियों की वाहिनी को घेरे रहता है, ठीक है। क्या होगी? वेस्टिबुल जो डक्ट होगी, वहां पे वेस्टिबुल की जो ग्रंथियां हैं उसकी डक्ट होगी, उनको क्या करेगा? घेरे हुए रहता है। वेस्टिबुल के अंदर छह छेद यानी 6 ओपनिंग पाई जाएगी। कैसी ओपनिंग? 6 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी? अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो कौन कौन सी ओपनिंग होगी? पहली ओपनिंग कौन सी? यूरिथ्रल ओपनिंग। कितनी ओपनिंग होती है? एक। फिर पेरा यूरिथ्रल यानी कि सिकन ग्लैंड, सिकन ग्लैंड की कितनी ओपनिंग है? 2। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड की कितनी ओपनिंग है? 2। उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कितनी है? 1। कुल मिला के कितनी ओपनिंग हो गई? कितनी ओपनिंग हो गई? 6। 6 ओपनिंग है। अब अपन समझते हैं किस प्रकार से ये ओपनिंग होती है। ये कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है संरचना।
ये हमारा बाहरी जो आवरण है किस चीज का, एक्सटर्नल ऑर्गन का, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा है, ठीक है। इसके अंदर ही क्या होता है, वेस्टिबुल है इसके अंदर। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको एरिया दिख रहा है ये वाला कौन सा, अंदर वाला जो एरिया ये वाला सरफेस है, ये कौन सा है, वेस्टिबुल का है, ठीक है। अब इसके अंदर ही क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ओपनिंग आएगी कौन सी, यूरिथ्रल ओपनिंग, उसके बाद पेरा यूरिथ्रल ओपनिंग, इसके बाद बार्थोलिन डक्ट, फिर आएगी कौन सी, वेजाइनल ओपनिंग। कुछ इस तरीके से ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ये कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल। अपन ने जब यूरिटरी सिस्टम पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र बना था, तो उसमें यूरिथ्रा पढ़ा था, यानी योनि मार्ग पढ़ा था। अब योनि मार्ग कहाँ आके खुलेगा, वो खुलेगा किसमें, वेस्टिबुल के अंदर। और नेक्स्ट जो ये दो संरचना, ये कौन सी है, पेरा यूरिथ्रा, पेरा यूरिथ्रल या सिक्कन ग्लैंड। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये किसकी है, ये वेजाइनल, वेजाइनल ओपनिंग। और इसके अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, बार्थोलिन। ये जो दो ओपनिंग दिख रही है किसकी है, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड। दो ओपनिंग किसकी, बार्थोलिन ग्लैंड की। ये होती है 6 ओपनिंग, इसके अंदर फर्स्ट ओपनिंग यानी कि एक पहली ओपनिंग किसकी होगी, यूरिथ्रा की, कितनी है, एक ओपनिंग है। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड की कितनी ओपनिंग है, 2। और उसके बाद बात करें वेजाइनल ओपनिंग कितनी है, 1। और पेरा यूरिथ्रल या सिकन ग्लैंड की ओपनिंग कितनी है, 2। तो 2 2 4 5 और 6 ओपनिंग किसकी हो गई, अपने वेस्टिबुल के अंदर आ गई है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आंतरिक अंग। अब हमने क्या पढ़ लिया था, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़ लिया था, जो बाह्य अंग थे। कौन कौन से थे, फर्स्ट बात करी मॉन्स प्यूबिक की, उसके बाद क्लाइटोरोसिस, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। उसके बाद बात करी हमने किसकी, वेस्टिबुल। और वेस्टिबुल के अंदर हमने बात कर ली किस किसकी, ओपनिंग की। कौन कौन सी ओपनिंग थी हमारे, वेजाइनल ओपनिंग थी और यूरिथ्रल ओपनिंग थी। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग थी और सिकन ग्लैंड यानी कि पेरा यूरिथ्रल ओपनिंग थी। हमने एक और बात नहीं की, हाइमन। क्या होते हैं हाइमन, ये एक पतली झिल्ली होती है जो योनि मार्ग को क्या करेगी, ढक के रखेगी। पतली झिल्ली कैसे, पहले बात करें कैसे, किस प्रकार से प्रेजेंट होगी। जैसे अपने पास ये अपनी वेजाइना है, वेजाइना के बाद जब ये जहाँ खुलेगी, वेजाइना जहाँ ओपन होंगी कहाँ होती है, वेस्टिबुल के अंदर, वहां खुलेगी। तो ये वेजाइना का इतना क्या होता है, इसका द्वार यानी कि मुंह होता है, ठीक है। अब उसके अंदर ये क्या करेगी, उस झिल्ली को घेरे हुए रहेगी। घेरे हुए कैसे, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या करेगी, योनि द्वार को घेरे हुए रहेगी, जो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। किससे, बाहरी जो बैक्टीरिया है उससे। ये वेजाइनल ओपनिंग को क्या करती है, घेरे हुए रहती है। नेक्स्ट अगर बात करूं किसकी, इंटरनल ऑर्गन की है, यानी कि जो आंतरिक अंग है उसकी। फर्स्ट क्या है, वेजाइना। योनि का एक छोटी नलिकादार संरचना है। ये वल्वा से लेकर गर्भाशय की ग्रीवा तक होती है। वल्वा मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। उससे लेकर कहाँ तक गिरी हुई होती है, जो आंतरिक ग्रीवा है, गर्भाशय की जो ग्रीवा है यानी कि सर्विक्स, वहां तक क्या है, ये फैली हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, योनि की आंतरिक दीवारों की लंबाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर आंतरिक दीवारों की लंबाई। अब अगर आंतरिक दीवारों की बात करूं कि किस प्रकार है, देखो ये इस तरीके से ये बनी हुई होती है। ये जो ये वाली सरफेस है, ये वाली, ये आंतरिक है, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक दीवार है। और पिछली दीवार कौन सी है, ये इसके पीछे जो ये सरफेस है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सरफेस की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ से बात करूं
यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी कितनी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो सामने की दीवार है उसकी लंबाई और पीछे की दीवार की लंबाई क्या है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक चीज है, ठीक है, यहाँ से चालू हो रही है, एक चीज है वो यहाँ से चालू हो रही है, एक चीज है वो यहाँ से चालू हो रही है पीछे की तरफ। ये इसकी क्या है, सपोर्ट वाली जो दीवार है वो पीछे की तरफ से, और आगे वाली दीवार है वो क्या है, खोखली नलिका द्वारा, नलिका जैसी बनी हुई संरचना है। ठीक है, हमने देखा था क्या, इसकी जो आंतरिक दीवार है वो 7 सेंटीमीटर है और पिछली दीवार है उसकी लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है। आगे अगर मैं बात करूं योनि की बैक्टीरिया की, तो योनि में भी क्या हम पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया यानी कि अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, यानी कि मददगार हो। बस अगर बात करूं क्या योनि में कई अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि योनि को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। क्या करेंगे, स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। योनि में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि योनि में पाए जाने बैक्टीरिया का वाले का नाम क्या है, योनि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, कौन सा है, लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या काम करता है, लैक्टिक एसिड बनाने का काम करता है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वेजाइना को स्वच्छ करेगा, क्लीन करेगा, उसमें काम आएगा। नेक्स्ट बात करूं इसका पीएच, पीएच बनाने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, एक तो योनि को स्वच्छ बनाएगा, हेल्दी बनाएगा और पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करें इसका पीएच कितना होता है योनि का, सामान्य 3.8 से 4.5 क्या होता है इसका पीएच होता है, किसका, वेजाइना का। वेजाइना का पीएच कितना है 3.8 से 4.5। नेक्स्ट अगर बात करूं गर्भाशय की, क्या है गर्भाशय, कहाँ पे सिचुएटेड है, गर्भाशय क्या है, एक खोखला, खोखला नाशपाती के आकार का अंग है। कैसा है, नाशपाती के आकार का अंग है, जिसे हिस्टेरा, हिस्टेरा नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, हिस्टेरा। और हिस्टोलॉजी है जो क्या होती है, इसके अंदर हिस्टोलॉजी करते हैं, सॉरी हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी क्या होती है, हिस्टोलॉजी अलग है। हिस्टोलॉजी है वो किस में आता है, उत्तक की स्टडी के लिए, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में आता है। और हिस्टेक्टोमी है वो किसका आएगा, गर्भाशय को बाहर निकालना, यानी कि बच्चादानी को बाहर निकालना, क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं क्या, ये क्या है, श्रोणी मेखला में मौजूद मूत्राशय के बीच पाया जाता है। श्रोणी मेखला यानी कि जो अपनी पेल्विक कैविटी है उसके और मूत्राशय के बीच पाया जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ आएगी अपनी क्या, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ आ गई ओवेरी, यहाँ आ गई अपनी ओवेरी। ये इस तरीके से इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे अपने ये क्या है, ब्लेडर है, और ब्लेडर के ऊपर ये इस तरीके से इसके ऊपर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर पड़ा हुआ होता है। कौन सा, क्या, ये अपना यूट्रस, इस तरीके से इसके ऊपर, यानी कि इसकी पोजीशन देखें तो कौन सी है, एंट्रोरेट्रल एंटीवर्टेड, एंट्रोरेट्रल और एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड यानी कि घुमा हुआ, एंट्रोलेटरल यानी कि इसके पीछे की तरफ से, इसके पीछे की तरफ से घुमा हुआ, घुमावदार जो पोजीशन है वो किसकी है, यूट्रस की। ठीक है, एंट्रोवर्टेड और एंट्री एंट्रोवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट बात करो इसके आकार की या लंबाई की। आकार की लंबाई की बात करें तो देखो, पहले तो अगर मैं आपको बना के बताऊं तो किस तरीके का ये एक होलो यानी कि खोखला ऑर्गन है। ये इस तरीके का बना हुआ क्या, खोखला ऑर्गन। ये अंदर की तरफ यहाँ पे इसकी लेयर प्रेजेंट होती है, यूट्रस की 3 लेयर है, इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये ऊपर वाली क्या होगी, फंडस कहते हैं, ये अंदर वाले को बॉडी कहते हैं, ये नीचे वाला जो है इसको सर्विक्स कहते हैं। ये इस तरीके का क्या होता है, अपना यूट्रस होता है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 7.5 इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, और 3 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। यानी कि ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गई इसकी लंबाई होगी।
और बात करूं चौड़ाई की तो 5 सेंटीमीटर, और अगर बात करूं मोटाई की तो 2.5 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई, इसकी साइज और लेंथ हो गई। अगर बात करें इसकी वजन की तो इसका वजन कितना होता है, 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम। 60 ग्राम एक यूट्रस का, हेल्दी यूट्रस का वजन कितना होता है, 60 ग्राम। नेक्स्ट बात करें गर्भाशय का विकास मुलेरियन डक्ट द्वारा होता है। कौन सी डक्ट द्वारा है, मुलेरियन डक्ट द्वारा होता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण कौन सी परतें पाई जाती है, पहली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो कहाँ होती है, ये अंदर की तरफ जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है यानी परत होती है वो होगी कौन सी, पेरीमेट्रियम। उसके बाद वाली कौन सी होगी, मायोमेट्रियम। और सब बाहर वाली होती है वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, 2 परतें प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी, पहली होगी बेसल लेयर और पहली होगी फंक्शनल और सेकंड होगी बेसल। जो बेसल लेयर होगी वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है, और जो फंक्शनल लेयर है वो बाहर की तरफ होती है, कुछ इस तरीके से बनी हुई रहेगी। जब आपके फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, जो कौन सी लेयर निकलती है, वो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो सेट डाउन होती है। फंक्शनल लेयर है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है योनि मार्ग द्वारा। हम आगे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कैसे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसके जो 3 भाग होते हैं, किसके, यूट्रस के। मैंने यहाँ बताया था आपको, ये वाला भाग है क्या होता है, फंडस होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है, बॉडी होता है। और ये वाला भाग है कौन सा, सर्विक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं फंडस की, फंडस क्या है, ये गर्भाशय का गुद्दे गुद्दे घुमावदार जो भाग होता है, घुमावदार जो भाग है वो कौन सा है, डोम शेप बोलते हैं। डोम शेप क्या क्या होता है, इस तरीके का डोम आता है, ठीक है, यू बना हुआ। ये जो डोम शेप वाला भाग है, डोम शेप वाला भाग है वो कौन सा है, फंडस है। और अब बॉडी कौन सा है, ये गर्भाशय का मध्यम भाग है और ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसी में क्या होता है, बच्चे का प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। हमने यहाँ देखा था, ये क्या थी, ये बॉडी थी, ठीक है। ये वाली हमारी क्या है, बॉडी है, ये वाली सरफेस जो बॉडी है। अब यहाँ से अगर ओवम आया और यहाँ फ्यूजन हो गया उसका, यानी कि स्पर्म साथ मिलकर फ्यूजन हो गया, तो यहाँ आके बच्चा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यहाँ आके क्या करेगा बच्चा, ग्रोथ करेगा। यहाँ पे बच्चा ग्रोथ करेगा। और अगर बच्चा नहीं हुआ यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ओवम आया और ये क्या एंडोमेट्रियम बनी हुई है, इसके साथ मिलके क्या कर देगा, योनि मार्ग से बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, ये गर्भाशय गिरवा का एक निचला बेलनाकार भाग है। ये गर्भाशय गिरवा का क्या है, निचला बेलनाकार भाग है। अगर अपन इसको किसके द्वारा देखें, किस में, यूएसजी से या फिर कोई हिस्टेक्टोमी हो तो उसमें कैसे दिखेगा, पिन, पिन के जैसी जो साइज दिखेगी वो किसकी होती है, सर्विक्स की होती है। पिन के जैसी साइज दिखती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब, क्या होती है फेलोपियन ट्यूब, ये क्या एक नलिका नुमा संरचना है, किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर, जो आंतरिक अंग है। पहले बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, इस गर्भाशय ट्यूब भी के रूप में भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है, यूटेराइन ट्यूब या गर्भाशय ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये महिलाओं में 2 गर्भाशय ट्यूब बने, दाएं और बाएं, ये दिख रहा है आपको, ये इधर वाली दिख रही है, ये क्या है, दाएं भाग है, किसका, फेलोपियन ट्यूब का। ये बाएं भाग और दाएं भाग यानी कि राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है, किसका, फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, इसमें उंगली जैसी संरचना होती है जिसे फिब्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिब्रिया। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, ये इस तरीके से बनी हुई होती है, हाथों की जो उंगलियां होती है वैसी बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिब्री। नेक्स्ट बात करूं, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्या करेगा, ओवेरी से, जैसे यहाँ से ये ओवेरी थी, यहाँ से ओवेरी से क्या करेगा, अंडे को उठाएगा, अंडे को लेके जाएगा कहाँ, गर्भाशय के अंदर। ये देखो, ये ओवम आ गया है, तो गर्भाशय तक लेके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ले जाने का कार्य कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब करती है। पहुंचाने का कार्य करता है। ये निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण भी देता है। क्या देता है, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण, यानी जो निषेचन की प्रोसेस है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, कहाँ पे, एम्पुला भाग में। आगे अगर बात करते हैं किसकी, फेलोपियन ट्यूब के भागों की, तो फर्स्ट अगर बात करूं क्या है, इंटरस्टिशियल।
अगर आपको फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर दिखाए, फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर दिखाऊं, कुछ इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब बनी हुई होती है, ठीक है। फर्स्ट इसकी बात करें, ये जो भाग होता है, फर्स्ट भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट बात करें कौन सा, स्टेमस। और थर्ड भाग की बात करें कौन सा, एम्पुला। फोर्थ की बात करूं, या इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम या फिब्रिल। इनफंडिबुलम या फिब्रिल बोलते हैं। फिब्रिल यानी कि ये जो फिंगर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर ये क्या है, इनफंडिबुलम या फिब्रिल। जो एम्पुला भाग है यानी कि थर्ड पार्ट है, यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका, ओवम का। यहीं से फर्टिलाइजेशन होके फिर ये क्या जाके जुड़ेगी, गर्भाशय के अंदर। यहाँ से गर्भाशय चालू होगा, यहाँ से ये नेक्स्ट ऐसे ही क्या होती है, अगली फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ से ऐसे गर्भाशय बना हुआ होता है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होती है, ओवेरी होती है, ओवेरी यानी कि अंडा से, ठीक है, उसके ऊपर ये बना हुआ रहेगा। जैसे ही ओवुलेशन होगा वो इसके ऊपर क्या करेगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन हुआ, तो उस समय क्या करेगी, वो अंडों को कैसे करेगी, अपने अंदर खींच लेगी। अपने अंदर खींचने के बाद उसको क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। इसके अंदर कौन से उत्तक प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो सिलिएटेड है यानी रोम युक्त है, वो क्या है, उत्तक उपस्थित होते हैं, जो क्या करेंगे, अंडे को मूवमेंट करवाने का काम करेंगे, यानी कि आगे भेजने का काम करेंगे। कुछ इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है। कौन कौन से इसके पार्ट हो गए, फर्स्ट इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये इसके क्या है, चार भाग है। नेक्स्ट अगर बात करूं क्या, अंडाशय यानी कि ओवेरी की। अंडाशय एक छोटा बादाम के आकार का क्या है, अंग है। क्या है, एक छोटा बादाम के आकार का अंग है, जो महिला प्रजनन प्रणाली के निचले पेट के हिस्से में स्थित होता है। एक क्या है, बादाम के आकार का, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ये इस तरीके से क्या है, बना हुआ भाग है, क्या, ओवेरी, ठीक है। ये क्या, पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। महिला में दाएं और बाएं तरफ अंडाशय की एक जोड़ी मौजूद होती है, यानी कि दो हमारे अंदर क्या होती है, फीमेल के अंदर क्या होगी, ओवेरी होगी। दो फीमेल के अंदर ओवेरी होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और दो ही क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक होता है अपना यूट्रस और एक होता है सर्विक्स, उसका ही भाग है। फिर होती है एक वेजाइना, ठीक है। ये अपने इंटरनल ऑर्गन की अपन ने बात कर ली थी। नेक्स्ट बात करूं अंडाशय का कार्य। अंडाशय के अंदर हजारों कूप्स यानी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जो अंडाशय की परिपक्व संरचना होती है। अंडाशय की क्या होती है, एक परिपक्व संरचना होती है। कौन सा, क्या होते हैं वो, फॉलिकल्स होते हैं। अंडाशय महिला सेक्स हार्मोन भी पैदा करता है। क्या करता है, महिला सेक्स हार्मोन पैदा करता है, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन कहां से निकलते हैं, ओवेरी के अंदर से, जिनको सिक्रेशन यानी कि स्रावन करने का काम कौन करती है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। नेक्स्ट हमने आज देख लिया दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन की। अगर नेक्स्ट बात करूं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल के अंदर कंटिन्यूटी, एक महीने से जो साइकिल आता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल, या इसी को क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। क्या बोलते हैं, मासिक धवन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है, उसको फर्स्ट डे से अपन गिनेंगे। एक फीमेल के अंदर फर्स्ट डे से लेके 28 दिन का एक साइकिल है फीमेल के अंदर, ठीक है। यहां से गिनना, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 और 28। ये हमारी क्या फीमेल की साइकिल चल रही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या चलेगा इसके फीमेल के पहले से लेके 5 दिन तक। कितने दिन तक? 5 दिन तक। कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। अब 5वें दिन से या छठे दिन से अगर गिनने, छठे दिन से लेके 11वें दिन तक यहाँ चलती है कौन सी? फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज या इसको क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेटिव फेज। पॉलीफेरेटिव फेज। इसके बाद 11 से लेके 22 दिन तक क्या चलती है? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। और जो 22 के बाद वाली है, 22 के बाद 28 दिन तक चलती है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज। आप बोलोगे ये कौन सी फेज है, क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आपको एक एक चीजें आपको कंटिन्यूटी बता रही हूँ, आप सुनते रहना। बस समझना है आपको कि क्या चीज है, कैसे है। इतना कोई लोड नहीं है इस वाली में कि भाई कुछ लोड वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं समझ आता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इधर से, और मोस्टली क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो वो ऐसे सीधे साधे नहीं आएंगे, घुमा के आएंगे कि क्या है, कौन सी फेज किस समय होती है। फर्स्ट अगर मेंस्ट्रुअल की फेज की बात करें तो जो ब्लीडिंग है, ये जो ब्लीडिंग चलती है फीमेल के अंदर 5 दिन तक चलती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हार्मोन ना तो बढ़ा हुआ रहेगा ना घटा हुआ, सारे हार्मोन का लेवल क्या होगा? लो पे चलेगा, ठीक है। मैं सीधा बात करूंगी आपके 5वें दिन से। ये पहले वाला जब ये पूरा 5 से लेकर 28 दिन का समझोगे, उसके बाद आपको ये आगे वाला समझ आ जाएगा। 5वें दिन पे क्या करता है, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, अपने बेटे को रिलीज करवाती है। बेटे इन द सेंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। इसको क्या करेगी? रिलीज करेगी कि बेटा तू जा और जाके किस पे काम कर? ओवेरी पे काम कर, और उसके अंदर जो फॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर? मैच्योर करने का काम कर। तो ये आएगा कहाँ पे काम करेगा? ओवेरी के अंदर काम करेगा। उसको क्या करेगा? ओवेरी को मैच्योर करेगा। किसको? फॉलिकल्स को। जैसे ग्राफ्टियन फॉलिकल्स है, वो क्या थे? ऐसे छोटे छोटे से थे। अब उनको क्या करेगा? बड़ा बड़ा मैच्योर बना देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये बड़े बड़े मेच्योर बन जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा? ये बोलेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को कि सर जी आपने मेरे को भेजा, पर मेरा काम, मैंने इनको मेच्योर तो कर दिया। अब मेरे बाद जो गादी संभालने वाला है, जो मेरा जो क्या है वंश है, उसको आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वो क्या बोलेगा कि तेरे पास कौन है? ओवेरी। तो ओवेरी को सिग्नल भेज दे, वो बता देगा। तो ये ओवेरी को बोलता है कि भाई मेरा काम तो हो गया, अब मेरी गादी संभालने वाला भी किसी को भेजो। तो वो ओवेरी किसको भेजेगी? ओवेरी भेजती है 9वें दिन पे किसको? एस्ट्रोजन को। कब आया? 9वें दिन पे क्या आया? एस्ट्रोजन आया। ये भाई साहब आए, अकड़ अकड़ में इन्होंने क्या दिखाया? अपना तेज दिखाया। जो क्या है, नए युवा होते हैं ना, उनमें ज्यादा अकड़ होती है, ज्यादा ताकत होती है। उन्होंने क्या किया? ये जो मेच्योर फॉलिकल्स है, इनको मेच्योर करने के साथ साथ किस पे काम कर दिया? एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया? थोड़ा मोटा मोटा बना दिया। मोटा बनाने का काम कर दिया कि भाई ये हमारे काम आएगी। और इनको ये इतना, मतलब इनके अंदर इतना घमंड आ गया, किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर। जो 11वें दिन पे ये क्या चले गए? अपने पीक लेवल पे, हाई पीक लेवल पे चला गया। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एस्ट्रोजन पीक लेवल कब आता है? पीक लेवल कब आएगा? 11वें दिन पे। और जैसे 11वें दिन पे ये पीक पे गए, इन्होंने कहा तेरा क्या अस्तित्व है इधर, तू जा। इसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी कि ये इसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा? किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा? एफएसएच का क्या हो जाएगा लेवल?
डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इसका पीक लेवल गया एफएसएच नीचे, जैसे ही एफएसएच नीचे होने लगा इसका लेवल भी क्या हो गया, धीरे धीरे कम लगे, क्योंकि इसको पता नहीं था कि इसकी वजह से ये चल रहा था। ये तो क्या निकला, गद्दार निकला। एस्ट्रोजन क्या निकला, गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो ये गद्दार निकला, इसने क्या किया, इसका लेवल कम किया। अब जैसे इसका लेवल कम हुआ, किसका, एफएसएच का, वैसे ही किसका लेवल कम होने लग गया, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो एस्ट्रोजन ने किसको साइन भेजा, पिट्यूटरी को, बोला कि भाई मेरा लेवल कम जा रहा है तो आप मेरे किसी साथी को भेजो। तो उसने क्या, किसको भेजा, एलएच को। किसको भेजा, एलएच को। एलएच कब आता है, एक होता है एलएच और एक होता है एलएच सर्च। एक होता है क्या, एलएच और एक एलएच सर्च। एलएच सर्च, एलएच सर्च कब आएगा, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्जन के 36 घंटे पहले। अंडोत्सर्जन के 36 घंटे पहले। अंडोत्सर्जन कब है, 14 दिन पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे क्या है, अंडोत्सर्जन होता है। तो उससे 36 घंटे पहले यानी कि कब, 12-13 दिन के बीच में। तो यहाँ क्या आ गए, एलएच सर्च आ गए। और ओवुलेशन के 10 से 12 घंटे पहले क्या आएगा, 10 से 12 घंटे पहले आता है एलएच। 12 से 10 घंटे पहले क्या आता है, एलएच आता है। अब जैसे एलएच आया 14वें दिन पे एलएच का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। ये तो धीरे धीरे कम हो गया, क्यों कम हो गया, एफएसएच कम हुआ तो एस्ट्रोजन भी कम हो गया। एलएच आया, एलएच ने इसका लेवल और कम करवा दिया। ये एलएच कम होते ही इसने क्या करवा दिया, ओवुलेशन करवाया। ओवुलेशन मतलब कि जो ये मैच्योर फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से, इसके अंदर से ओवा क्या आ गया, बाहर आ गया। ओवा क्या आ गया है, बाहर आ गया। और जो ये पीछे बचा ये क्या है, कार्पस लूटियम। कभी कभार ऐसा आता है कि ओवुलेशन के निकलने के बाद जो पीछे बचने वाला प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, पीछे बचने वाला कौन सा है, कॉर्पस लूटियम। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका लेवल डिक्रीज होगा, ये पिट्यूटरी को बोलेगा भाई मेरा तो काम हो गया है, मुझे नहीं पता तू चाहिए किसको भेज, नहीं मत भेज, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे कंटिन्यू कर, मेरा काम हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वो इसको क्या करेगा, इसको बोलेगा कि तू 2 मिनट रुक, मैं किसी और को भेजता हूँ। ये क्या करेगा, 14वें दिन पे इसका लेवल हाई होते ये क्या करेगा, अंडे को बाहर निकलवा देगा। यानी कि कहाँ से निकल गया अंडा, ओवरी से बाहर आ गया है, कहाँ चला गया है, फेलोपियन ट्यूब में आ गया है। अब क्या करेगा, यहाँ पे 15 दिन पे किसको भेजेगा, वो प्रोजेस्टेरोन को। किसके थ्रू भेजवाएगा, ओवरी को बोलेगा। और ये प्रोजेस्टेरोन कौन लेके आएगा, ये कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम भी क्या करता है, इसके साथ ही रहता है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, चालू नहीं हो जाती। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई तो ये क्या करेगा, येलो बॉडी बन के बाहर निकल जाएगा। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करवाने का काम करेगा, यानी प्रेगनेंसी यानी गर्भाशय को स्थिर करवाने का काम करेगा। अभी कार्पस लूटियम और ओवेरियन मिलकर किसको निकाला, प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन भाई साहब के अंदर भी क्या थी, अकड़ थी, किसकी जैसी, एस्ट्रोजन की जैसी। इसने अपना लेवल इतना हाई कर दिया 22वें दिन पे। 22वें दिन पे लेवल इसका इतना हाई हो गया, एंडोमेट्रियम इतनी थिक हो गई कि उसने अपने आप ओवरी को साइन दे दिया कि भाई इसका लेवल कम कर, ये तो अब मा ही नहीं रहा इधर, ये इसका लेवल हमसे संभाला ही नहीं जा रहा। तो ओवरी क्या करेगी, इसका लेवल जैसे जैसे लो करेगी, और जैसे लो होगा तो वैसी कौन सी साइकिल चालू हो जाएगी, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, जिसके अंदर फीमेल को क्या होगा, चिड़चिड़ापन होना चालू हो जाएगा, इरिटेशन होने चालू हो जाएंगे, सर दर्द होना चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बॉडी का फीवर, मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें चलती रहेगी। और फिर 28वें दिन क्या आ जाएगी, फीमेल को साइकिल आ जाएगी। क्यों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज पूरा ही खत्म हो गया। 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन क्या रहता है, पीक पे। 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे था, 28वें दिन क्या हो गया, पूरा ही लो चला गया। एस्ट्रोजन का लेवल लो, एफएसएच का लेवल लो, और एलएच का लेवल भी लो, सारी चीज लो। और उस समय कौन सी साइकिल चालू हो जाएगी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही ब्लीडिंग फेज चालू हो जाएगी। यही है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर 4 फेजेस होती है। पहली कौन सी है, मेंस्ट्रुअल, दूसरी फॉलिकुलर, तीसरी सिक्रेटरी, और चौथी प्री मेंस्ट्रुअल। जो सिक्रेटरी फेज कहाँ चलती है, गर्भाशय के अंदर चलेगी। और जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो कहाँ चलेगी, गर्भाशय के अंदर चलेगी। फॉलिकुलर फेज है ये कहाँ चलेगी, ओवरी के अंदर चलेगी। और प्री मेंस्ट्रुअल है ये ओवरी और उसके दोनों के अंदर चलती है, किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, जो गर्भाशय है, जो क्या है, गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर क्या होगा, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है एंडोमेट्रियम क्या करेगी, धीरे धीरे सेट डाउन होने लग जाएगी। सेट डाउन होगी, सेट डाउन यानी कि टूट के गिरने लग जाएगी। जैसे सेट डाउन होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगी किसको, फीमेल को।
ये ही चलता है क्या साइकिल 28 दिन का। अगर आपको ओवुलेशन डे निकालना है, अपना ओवुलेशन डे निकालना है कि हमारा ओवुलेशन कितने का है, क्या है, तो उसमें क्या करना है आपको, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट है, जैसे किसी की डेट है 22 तारीख और नेक्स्ट मंथ में उसको कब आए 26 को है, तो आप डेट काउंट कर लो 30 और आगे के 34 दिन, 34 दिन, अगर 34 दिन से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं तो उसकी ओवुलेटरी एज क्या होगी, उसमें से 34 में से 14 निकाल दो, कितने बच्चे 20, यानी 20वें दिन उसके क्या है मेंस्ट्रुअल डेट। जो पीछे वाली जो टाइमिंग है ये 14 दिन वाली, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। आगे वाले में आपकी चेंज हो सकती है, पर जो पीछे वाली 14 दिन है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज मैंने क्या पढ़ाया। आज हमने क्या क्या बात कर ली, आज हमने बात कर ली किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का, किसका था, फीमेल। इसके अंदर आज हमने बात कर ली कौन कौन सी, एक तो क्या एक्सटर्नल ऑर्गन की, एक इंटरनल ऑर्गन की, और साथ ही हमने किसकी बात कर ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे कैसे काम करती है, ये सब हमने इसी क्लास में देखा था। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे साथ में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको पिछली क्लास में कुछ नहीं समझ आया तो आप उसके भी क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ से हम हमारे साथ क्या रहें, जुड़े हुए रहें। हम आपको आगे आपके एग्जाम तक के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्स्ट्रा हमारे क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में इनके साथ साथ आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।